बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला पर, जहाँ अमरीका और अमरीकी फ़ौज का मोराल डाउन होता हुआ हमें दिखाई दिया है। वहीं अगर आलमी सतह पर हम बात करें तो अमेरिका की पावर को लेकर हम देख रहे हैं कि जो दीगर ममालिक हैं उनमें भी कुछ शकूक व शुबहात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। बरतानिया के वज़ीर दिफा की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका एक बड़ी ताकत तो है लेकिन सुपर पावर अब नहीं रहा है। इसी तरह से अमेरिकी सदर जो बाइडन खुद, उनका एक बयान है जो काबिल तवज्जो है। वो कहते हैं कि अमेरिका वापस आ गया है, ताहम उनका अफगानिस्तान से इनखला ये जाहिर करता है कि अमेरिका मामूल के मुताबिक आलमी किरदार में वापस नहीं आएगा। और ये फैसला सिर्फ अफगानिस्तान के बारे में नहीं है बल्कि दीगर ममालिक को दोबारा कायम करने के लिए बड़ी फौजी कार्रवाइयों का दौर ख़त्म करने के बारे में है। इस तमाम सिनेरियो में जो हमारा सवाल बनता है अपने पैनलिस्ट से वो यही है कि क्या अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा है। सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूँगी सैयद शोएबुद्दीन साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। फयाज़ बड़ाइच साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक होंगे इस डिस्कशन में, सर आपको भी वेलकम करती हूँ। हामिद खान अल-मशरिकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन में हमारा साथ देंगे, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। शुएब साहब, अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा? देखिए, सुपर पावर बनने के लिए एक क्राइटेरिया है कि आप दुनिया में तस्लीम किए जाएं कि आप सबसे बड़े हैं। बिल्कुल। एक ज़माने में बरतानिया सुपर पावर था, उससे पहले रोम की सल्तनत हुआ करती थी, ईरान की सल्तनत होती थी। फिर हज़रत उमर के दौर में इस्लाम ने वो उन सबको फतह किया, रोम को भी, इधर ईरान भी, और दूर तक हर जगह मुसलमान फैले जी। ये सल्तनतें अपने वक्त के साथ साथ फिर श्रिंक होती गई। मौजूदा सदी में बरतानिया जो सबसे बड़ी सल्तनत थी, ये पिछली सदी का जो 2 सदियाँ थी उसमें, बल्कि 18 और 17वीं, उसमें नेवी सबसे बड़ा जरिया थी दुनिया जहान में फैलने का। सही। लिहाजा बरतानिया, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, ये सब पूरी दुनिया में निकले, इन्होंने जा के अपनी फतवात की। मुनज़्ज़म फौजी जाया करते थे और वहाँ पे वो एक जो बेहंगम सी कौमें रह रही होती थी जिनके पास मुकाबले के लिए फौज नहीं होती थी, वहाँ कब्जा कर लेते। ठीक हो गया। पिछली सदी में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखें, जर्मन उस वक्त बहुत बड़ी कुव्वत थी, लेकिन जर्मन तबाह हुआ तो उसके बाद बरतानिया भी, किसी भी वो ताकत चली गई और अमेरिका ने एक बड़ी कुव्वत का रूप ढाला। ठीक है। उसका दूसरा मुकाबला रशिया से था, 2 कुव्वतें थी, लेकिन आप देखें दोनों की तबाही अफगानिस्तान में होती है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। रशिया अफगानिस्तान में आया और वहां से ऐसा बर्बाद हुआ कि टुकड़े टुकड़े हो गया। बिल्कुल सही। अमेरिका अफगानिस्तान में आया, लेकिन अफगानिस्तान से पहले उसके साथ इराक में क्या हुआ वो भी याद रखना चाहिए। बिल्कुल सही। अफगानिस्तान में 20 साल जंग लड़ी, वियतनाम से भी बुरा हशर हुआ है यहाँ पे। सही। अब इसका मतलब यही है कि सुपर पावर नहीं रहा। ठीक है। एक बड़ी कुव्वत है, जिस तरह बड़ी कुव्वत रशिया आज भी तस्लीम किया जाता है। सही। चाइना आज भी बड़ी कुव्वत तस्लीम किया जाता है, फ्रांस को भी बड़ी कुव्वत मानते हैं। इनके पास एक, वहाँ पे बरतानिया भी आज भी बड़ी कुव्वत कहलाता है, क्यों? इनके पास एक फौजी ताकत बहुत बड़ी बड़ी है। इनके बड़े बड़े फौजी फ्लीट्स हैं नेवल के, जहाँ पे दूसरे मुल्क तक जाके वार कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के साथ जो अब हुआ है उसमें 2-3 चीजें हैं कि जो बाइडन का जो एतराफात है ना, असल में वो अहम है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन उससे पहले जो आपने कहा बरतानी वजीर दिफा का, जी जी जी, वो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है। उन्होंने कोई मतलब है कुछ छुपा के नहीं कहा, उन्होंने कहा सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि अब ये सुपर ताकत नहीं रहे। अफगानिस्तान में सरेंडर करने के बाद ये एक आलमी कुव्वत तो है दुनिया जहान में, ठीक है, लेकिन ये जो अकेला स्टेटस था इनके पास सुपर पावर का, वो चला गया। ठीक हो गया। अब जो इन्होंने अपना बाइडन ने कहा है वो बहुत सब अल्फाज आपने बाकी नहीं बताए, उनको गौर से सुनना है, समझना है। वो कहते हैं अब बड़ी फौजी कार्रवाइयों का दौर खत्म हो गया। बिल्कुल। यानी कि अमेरिका आइंदा मुस्तकबिल में
किसी दूसरे मुल्क में इस तरह की मुदाखलत नहीं नहीं करेगा। ठीक हो गया, और वो बिल्कुल। कहते हैं इंसानी हकूक पर तो हम बात करेंगे, जी जी बिल्कुल, मगर लेकिन फौजी कार्रवाइयों के जरिए नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही और एक जो नई चीज हुई है, आज उन्होंने दस्तखत किए हैं 9/11 के जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिए गए, ठीक है। ये इसमें बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, सही। क्योंकि 9/11 के हवाले से दो चीजें हैं। मैं अमेरिका जब गया था, उन्होंने तब ये अमेरिका ने भी तस्लीम किया था वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट में कि हमारी नाकामी की वजह FBI और CIA का आपस का राब्ते का और एक दूसरे पे एतमाद का फुकदान था। ठीक हो गया, अब बिल्कुल। ये जब कागज खुलेंगे तो कुछ चीजें जो हैं सामने आएंगी, वो वहाँ की बड़ी पब्लिक के चीजें सामने भी आएंगी। आएंगी, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही। अमेरिकन ठीक है। अवाम को जो है ना, सही। वो बड़ा सदमा पहुंचा है। सही। बहुत सारे वहाँ चीखें मार रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कि ही। ये हम तो ताकत थे, बिल्कुल ये ऐसा हमारे ही। साथ क्या हो गया। बिल्कुल ठीक है। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? शेख साहब ने तो ये बात की है कि जो बाकी रियासतें हैं उनका मानना, उनको ज़रूरी है कि ये सुपर पावर है। फिर अफगानिस्तान में जो सूरत हाल हुई अब भी और पिछली दफ़ा भी, उसको सामने रखते हुए उनका कहना है कि हाँ अब सुपर पावर नहीं रहा। आपका क्या कहना है? सुमेरा, ये दिन भी आने थे और ये वक्त भी आना था कि हमने बैठकर ये डिस्कस करना था कि अमेरिका अब सुपर पावर है कि नहीं। बिल्कुल। शेख साहब ने तो तारीख के तनाजुर में बता दिया कि सुपर पावर कैसे बनती हैं और कैसे चलती हैं, कैसे ख़त्म होती हैं। एक छोटा सा इंटरव्यू मैंने पढ़ा है एक अमेरिकन सोल्जर का जो वापस गया, यहाँ पर 15 साल रहा है। अच्छा। उसे बड़ी हैरानकुन बात की है, और मेरे ख्याल में अगर हम उसको सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अमेरिका सुपर पावर है कि नहीं। ठीक है। उसने कहा जब हमने हुक्म हुआ कि हमने अफ़गानिस्तान जाना है तो हमें बताया गया कि हमें ये मराहत मिलेगी, ये जदीद सामान आपके पास होगा, ये आपको पैसा मिलेगा, ये आपको दूसरी सहूलतें मिलेंगी। सही। बड़ी लग्जरी चीज़ें हमें बताई गई, लेकिन हम डर रहे थे। अच्छा। फिर उसने कहा कि जब हम वहाँ पहुँचे और जितना अरसा, लंबा अरसा रहे, हमें सब कुछ मिलता रहा। अच्छा। आसाइशें भी मिली, जदीद असला भी मिला, हमारे आगे कवर बाउंड्रीज भी थी हमारी हिफाजत के लिए अफगान की, लेकिन फिर भी हम डर रहे थे। और उसने कहा कि जब हम वापस आ गए तो अब भी हम डर रहे। और उसने कहा कि ये सिर्फ मैं नहीं डाला था, मेरे सारे साथी डर रहे थे। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ हमारा सोल्जर्स की हद तक नहीं था, सोल्जर से लेकर जनरल तक इसी कैफियत में था। सही। ये है सुपर पावर की कहानी। बिल्कुल सही जो उसने बता दिया है कि सुपर पावर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बेपना असला हो, बेपना ताकत हो। यानी उसने बता दिया कि हमारे जज्बे कितने कमज़ोर थे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और अभी एक दफ़ाई तजियाकार है इसका, बरतानिया का, उसने भी बड़ी खूबसूरत बात किया है। उसने कहा कि अमेरिका को ये शुरू से अमेरिका का ये हाल है, जितने भी इसकी हुकूमतें आई हैं, इसकी इंतज़ामिया, इसके प्रेसिडेंट्स, वो एक तो बेतबारे रहे हैं, उन पर किसी ने ट्रस्ट नहीं किया और उन्होंने भी किसी पर ट्रस्ट नहीं किया। ठीक है। और दूसरे वो बुज़दिल रहे हैं, उनके जितने भी एक्शन होते थे वो खौफ की वजह होते थे। यही वजह कि आप अफगानिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं। यहाँ पर जो बाइडन कह रहे हैं, इवन ट्रंप साहब ने भी कहा कि मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता था अब्दुल गनी पे। तो क्या आप समझते हैं कि अब्दुल गनी जो अफगानों का हिस्सा है और उस सरजमीन पर रहता है, यहाँ लोगों की नज़र बड़ी तेज़ है, उसको नहीं पता था मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, और वो मुझे नहीं बचाएंगे। सारे लोग कहते हैं ना भाग गया वो, तो उसको भी तो नज़र आ रहा था कि मुझ पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये सुपर पावर जो है, जब उसका इत्मीद ही इतना कमज़ोर है, उसका ट्रस्ट ही इतना कमज़ोर है, और वो जो बरतानिया के वज़ीर दफ़ा ने बात की है, ये बिल्कुल सही किया। आप जानते हैं कि बरतानिया अहम इत्तेहादिया है। मछली साहब बताएंगे कि जितने भी अमेरिका के यूरोप में इत्तेहादी हैं, उनमें बरतानिया नंबर 1 है। तो अगर बरतानिया का वज़ीर दफ़ा ये फील कर रहा है कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं है, और जिस तरह अफगान ने बता दिया है कि ये अब सुपर पावर है भी नहीं, और मैं समझता हूँ कि जब वो सुपर पावर नहीं तो वो बड़ी ताकत भी नहीं रहा। सही। अब तो जब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं सारा, और सारी दुनिया डिस्कस कर रही है, सारी दुनिया उसके अपने साथी उसके बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये तो आपको छुपी बात नहीं है, उसने सही बात की है। वो सुपर पावर की क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्वालिटीज़ नहीं रही, उसने लूज़ किया है, और उसको अब संभलने में दोबारा टाइम लगेगा, देर लगेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये
उसने संजीदा बात किया है और इसको देखना चाहिए। ठीक हो गया। हामिद खान साहब क्या कहेंगे? जैसे से शुएब साहब ने भी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो बताते हुए कहा कि अब चूंकि ये क्वालिटीज़ उनमें नहीं रही तो वो अब सुपर पावर नहीं रही। इस तरह से फयाज साहब ने भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन की हैं, खुद एतमादी है, पैशन है, वो चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं तो जाहिर है जब क्वालिटीज़ ही नहीं रही तो वो एलिमेंट कैसे आपके अंदर रह सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया सुमेरा। मैं आपको बताऊं एक बड़ी जिसको आप कहते हैं ना तस्वीराती जो मामलात होते हैं या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स जो होते हैं ना, उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखते हैं और वो है टाइम साइकिल। हुआ क्या कि अगर आप दुनिया की पिछले 300 साल की तारीख देखें खुसूसन, तो रोमन 300 साल पहले हुक्मरान रोमन दुनिया की सुपर पावर बने और उसके बाद बरतानिया सुपर पावर बनता है। बिल्कुल। 20वीं सदी जो थी वो बरतानिया की सुपर पावर की थी, 19वीं सदी, और फिर बरतानिया का चिराग गुल हुआ और फिर अमेरिका जो है वो कोल्ड वार के बावजूद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद रूस के साथ कोल्ड वार के बावजूद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शक्ल में दुनिया की अकेली सुपर पावर बन गया। लेकिन आपको मैं याद कराता चलूँ कि 6 माह पहले यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। उसने कहा हम दुनिया की सुपर पावर को सफ़र करते हुए देख रहे हैं, ट्रैवल करते हुए, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड नाउ इन एशिया। बिल्कुल सही। तो उसने उस बात की तरफ निशानदेही कर दी कि अब आइंदा आने वाली सदी में चाइना सुपर पावर है। अमेरिका की अफगानिस्तान में बदतरीन शिकस्त सिर्फ एक वजह है। जी जी। ये बुनियादी वजह नहीं है। बुनियादी वजह उसकी वो मुआशी कमज़ोरी और शिकस्त है जो चाइना ने उसको दी। आज 3000 अरब डॉलर चाइना का अमेरिका पर कर्जा है, जो अगर वो उनकी इकोनॉमी से निकाल ले तो हर अमरीकी जो है वो भूखों फाकों मरने की शिकार हालत में आ जाए, माँ सिवाय ये कि वो जंग दोबारा करें और छीना झपटी पे आ जाएं। अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो दुनिया की खोखली तरीन इकोनॉमी है। हमारे बदकिस्मती से मीडिया वाले, अखबारात वाले, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम सारे बताते रहते हैं जी हर पाकिस्तानी जी 70,000 का मकरूज है, फिर 2 लाख का मकरूज हो गया है जी, हम फिक्र ये बताते हैं। मैं आपको अगर बताऊं कि हर अमरीकी जो है वो पाकिस्तानी 40 से 50 लाख रुपए का मकरूज है। आप सोचें ज़रा। बात यह है कि बुनियादी तौर पर जब भी ये अल्लाह का निज़ाम हरकत में आया है, अल्लाह ने जब भी किसी ताकत ने खुद को फिरौन बनाने की कोशिश की है, फिरौनियत पर जो है बिठा लिया है, तो बिलाखिर अल्लाह ताला ने उसको उसी वक्त दुनिया में ही दिखा दिया। और ये जो निज़ाम है, ये जो कुदरत का निज़ाम है, ये सदियों और हज़ारों सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है। चाहे आप उसमें शद्दाद का वक्त जिक्र कर लें, फिरौन का जिक्र कर लें, ग्रीक अम्पायर का जिक्र कर लें, और जदीद दौर में रोमन अम्पायर, ब्रिटिश अम्पायर और फिर अमेरिकन और अब चाइना। सिर्फ सुपर पावर तो रब की ज़ात है। ये मेरा ईमान है, आपका ईमान है, हम सब का ईमान है। और दुनियावी ममालिक अगर इंसानियत की भलाई के लिए काम करेंगे तो फिर वो सल्तनत उस्मानिया और उमविया और अब्बासियों की तरह 300, 400 साल या 700 साल भी सुपर पावर रह सकते हैं। लेकिन अगर वो इंसानियत के खिलाफ काम करेंगे तो अल्लाह ताला उनसे बड़ी जल्दी छीन लेंगे। जी हामिद खान साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, अगला जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं। मुस्लिम लीग नून में नून मीम शीन की डिवीजन जो है, ये तो हम देखते हैं कि अक्सर जेर बहस रहती ही है। जो एंटी गवर्नमेंट और एंटी स्टैब्लिशमेंट जो तहरीक होती हैं, जो हम ऑपोजिशन की तरफ से देखते हैं कि आए रोज़ हमें देखने को मिलती हैं, उसको नाकाम करने की एक बहुत बड़ी वजह ये डिवीजन भी है। पीडीएम जलसे की अगर हम बात करते हैं जो हाल ही में कराची में हुआ, बुरी तरह से अगर उसको कहा जाए कि नाकाम हुआ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमने देखा कि मौलाना साहब की फ़ौज के अलावा हमें और कोई मेन बंदा वहाँ पर नज़र नहीं आया। मीम और शीन कहते हैं कि जी एक बयान में रह नहीं सकते हैं। बयानबाजियां अब भी जारी हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन में है, वापस आने का कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है उनके अपने जालों को भी। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि आखिरी 2 साल अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस के हैं तो आखिरी 2 साल ऑपोजिशन के प्रेशर के भी होने चाहिए, जो हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो सवाल हमारा जो इसको लेकर है वो यही है कि क्या नून लीग की सियासत में अब कोई दमखम बचा है? शुएब साहब, देखिए, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, आज से मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जी जी। जब इनके बच्चे नौजवान थे, जवान होके अपने वारिस बनने के तौर पे, जानशीन बनने के तौर पे सामने आए। जी बिल्कुल। ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहे हैं। अच्छा।
शहबाज शरीफ साहब हमेशा जाके कोई शक नहीं जो निसार के साथ फौज के पास जाया करते थे और जाके माफी मांग लिया करते थे नवाज शरीफ की गुस्ताखियों पे। अच्छा, ये पुराना काम है। सही। नवाज शरीफ साहब ने अपना एक पब्लिक इमेज बनाने के लिए वो जो चाहे मर्जी कहते थे, एंटी आते इक़्तिदार में उन्हीं की मदद से थे, शहबाज शरीफ निसार की मदद से, और उसके बाद आके एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्लेम करते थे मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ। बिल्कुल ऐसे। हमें वो सारा वक्त याद है, कौन सा एंटी एस्टेब्लिशमेंट, आप उसी गमले की, फौजी गमले की नर्सरी है, नर्सरी से पैदा हुए थे, वहीं से आए हैं। हुआ ये है कि अब वो पार्टी उस तरह नहीं रह गई। एक तो ये कि पंजाब में पीटीआई ने 2018 में इनसे आधा पंजाब तकरीबन छीन लिया है। बिल्कुल सही। ये अब सेंट्रल पंजाब की, यानी कि ये उकाड़े से लेके और रावलपिंडी तक की जमात बन गए हैं। रावलपिंडी से ऊपर भी इनके हक में सीट नहीं है, वहां पे सीटें पीटीआई ले गई। सही। इधर लाहौर से ऊपर को जाएं आप तो तकरीबन सारा कुछ ही पीटीआई ने समेटा है। अब एक जमात जो आधे सूबे तक महदूद है और जो सूबे में हुकूमत भी नहीं बना सकी, उसका क्लेम है कि वो अगली हुकूमत पाकिस्तान में बनाएगी। जी जी। जो ना सूबा सिंध में एग्जिस्ट करती है, ना बलूचिस्तान में, ना केपी में। बिल्कुल। वो कैसे? और शहबाज शरीफ साहब जिस कौमी हुकूमत की बात कर रहे थे, कौमी हुकूमत में तमाम जमातें हुआ करती हैं। बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन है कि आप कौमी हुकूमत से तरीके इंसाफ को निकाल दें और आप कौमी हुकूमत बना लें? ये तो फिर होगा कि एक अपोजिशन है और एक एंटी पार्टी है। ठीक है। अभी भी यही हुआ है कि जैसे ही कौमी हुकूमत की बात उन्होंने कराची में की, उसके बाद आप देख लीजिए कि पहले मरियम औरंगजेब बोली और उसके बाद मरियम नवाज बोली। सही। उन दोनों ने कौमी हुकूमत का कह दिया कि उनका मकसद ये नहीं था। मतलब शहबाज शरीफ की बात का मायने वो ग्रुप निकाल रहा है जो नवाज शरीफ के साथ है, जो एंटी शहबाज है। बिल्कुल एंटी शरीफ। जो पार्टी के अंदर दो ग्रुप हैं। जी जी बिल्कुल। वो ग्रोहबंदी नजर आ रही है। exactly. वो उनकी बात के मायने बता रहे हैं कि ये मकसद नहीं है उनका। उनका मकसद ये है कि कौमी इसमें हुकूमत में से तरीके इंसाफ अलग होगी। उन्होंने कोई ये बात नहीं की, उन्होंने सीधी सीधी कौमी हुकूमत की बात की है। बिल्कुल ऐसा। और जब कौमी हुकूमत की बात होती है तो फिर सारी जमातें होती हैं। ऐसा ही है। तो ये वाज़ेह है कि ये जमात अब एक जमात, एक इनका वो नहीं है, अपना काबा एक नहीं रह गया। अब ये दो मुख्तलिफ सिमतों में एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो कमजोर हो गई तो दमखम भी नहीं रहा, फिर जाहिर है लाजमी बात है। आज मैं पंजाब असम्बली में बजट इजलास में जी 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 मुझे याद है कि जब एक अपना वो जो अपना है क्या नाम है उस्मा बुखारी बजट के दिन ये अगली सीट पे वज़ीर-ए-आला के सर पे खड़ी होके शोर मचा रही थी अपने साथियों के साथ, तो जो शहबाज शरीफ का ग्रुप था वो पीछे जाके 10वीं सीटों पे खड़े हुए थे। सही। आगे नहीं आए थे। बिल्कुल ऐसे। वहां पर भी डिवीजन थी। अगर किसी को मेरी ये बात गलत लगी हो वो देख तो सकते पंजाब असेंबली की वो कार्रवाई निकलवा के देख ले। बिल्कुल सही। मैं वही तो बात कर रही हूँ ना, वो सारे लोग वहां खड़े थे और वो ग्रुप वहां खड़ा था। बिल्कुल सही। ये दोनों में डिफरेंस आ गया है। और जब पार्टियों के अंदर इस तरह का डिफरेंस आ जाए तो फिर पार्टियां मजबूत नहीं रहा ठीक हो गया आपका पॉइंट, कमजोर हो जाती हैं। ठीक हो गया। और वो कमजोरी कहाँ तक जाती है ये तो अब वक्त बताएगा कि ये कहाँ पहुंचती है। खात्मे की तरफ ही जाएगी ना फिर तो। जी क्या कहना चाहेंगे फयाज साहब, आप इत्तेफाक करते हैं शोएब साहब? शोएब साहब थोड़ी सी रियायत कर गया आज अपनी पार्टी को ना। अच्छा। थोड़ी सी माफी दे दिया नून अच्छा। एक्चुअली बात यह है कि नून लीग जो है वो सियासत नहीं कर रही, ड्रामे कर रही है। वो शोएब साहब कभी कहा करते थे ना कि शहबाज की शोबाज आ ये है। अब पूरी जमात, अब सिर्फ शहबाज नहीं, पूरी जमात ही शोबाजी कर रही है। अब उनकी अब आजकल की सारी वर्किंग को देख ले सुमेरा, शोशे छोड़े जा रहे, बाकायदा स्क्रिप्ट लिखा जाता है, डिज़ाइनिंग की जाती है और फिर उसमें उसकी जो है ना मार्केटिंग की जाती है कि इस खबर को, इस वाक़े को किस तरह हमने मार्केट करना है। कभी आप देख लें कि मियाँ साहब के बारे में, राइटर तो बड़ा ही नालायक है। नालायक है, सारे नालायक है, डिज़ाइनर भी नालायक है। बिल्कुल। और कभी ये शोशा छोड़ा जाए जो मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, कभी ये छोड़ा जाए वापस जा रहे हैं, कभी छोटे मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं, कभी
वो मरियम के बेटे की जो मंगनी थी उसको निकाह में तब्दील कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है जी हमें जाने नहीं दिया जा रहा। और कहती मैं तो नहीं जा रही, मैं तो नहीं जा इजाजत रही। नहीं हालांकि वो मांगूंगी। मंगनी से निकाह में तब्दील की गई। फिर यह है कि कभी आप उनको देखें अदालतों में पेश होते हैं तो हर रोज़ जब पेश होते हैं तो वो उसमें नई बात करते हैं, प्लान करते हैं बिल्कुल। और किस तरह वो हुकूमत को देखते हैं। मैं समझता हूँ कि सियासत में नून लीग जो है वो थोड़ी सी मुश्किलात में तो है, लेकिन सियासत उसके पास से अब थोड़ी सी ना सर से सिरकती जा रही है। और अच्छा, वही आपने जो बात कही है कि उसके सारे जो प्रोग्रामर हैं जो बना रहे हैं वो भी नालायक है। यही असल कहानी है कि एक तो उनकी वर्किंग नालायक है और जो उनको गाइड कर रहे हैं, जो मशवरे दे रहे हैं। सही कहा शोएब साहब ने कि एक बंदा बयान देता है और फिर 10 बंदे कहते हैं कि इस बयान का ये मकसद नहीं था, काउंटर करने था। तो पहले ही अकल के अंदर सोच समझ के बयान दो। आप कहते हो हमारी नेशनल लेवल की पार्टी है, हम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, हम वज़ीर आला रहे हैं, तो पहले चीज़ें क्यों नहीं सोच कर कहते। साहब ये कहें कि सदर के बयान की वजाहत कौन कर रहा है? हाँ जी, वही तो कह वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर उन्होंने बात की तो उनका जो ग्रुप है उनमें से यानी एक बयान ऐसा आ जाता है एक तरफ से कि पूरी पार्टी शर्मिंदा हो जाती है। और कई दफ़ा आप तो सही कह रहे हैं शोएब साहब, तो जो कारकुन है आम वो भी नून लीग की बाज़ बातों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो कुछ बातें ऐसी कर रहे हैं जहाँ हमारा एक कल्बी लगाव है। इस वक्त दुनिया के हालात हैं, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, कुछ इदारे ऐसे हैं हम हर चीज़ सुन सकते हैं। मशरक़ी साहब तो मुल्क से बाहर भी आते जाते हैं, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे इदारे ऐसे हैं जिनके बारे में हम बात नहीं सुन सकते। वो हमारे तो जो उसके खिलाफ बोलेगा उसके फिर हम ज़ाहिर है लोग नापसंद भी करेंगे और उसको कोई माफ़ी भी नहीं होगी। कहना है कि तो मैं समझता हूँ कि ये नून लीग जो है ना, ये पूरी सियासत ड्रामाबाजी है, सदर से लेकर नीचे तक। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये जो नालायक लोग, आपने अच्छा जुमला बोल दिया कि नालायक लोग जो ये नालायक काम कर रहे हैं वो उनकी गलतियों को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल आपने सही कहा कि नून लीग जो है इसकी सियासत में अब हकीकत कम होती जा रही है और उसमें मसनूबाजी और शोबाजी आती है। और शोबाजी की एक उम्र होती है और उम्र बड़ी थोड़ी सी होती है। सही हो गया, ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे हामिद खान साहब? सुमेरा, मतलब फयाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि शोबाजी की उम्र थोड़ी होती है और दूसरी बात ये कि शोबाजी पसंद भी थोड़ी उम्र वालों को होती है। यंगस्टर्स तो इंजॉय कर सकते हैं, जो मैच्योर तबका है, जो समझदार लोग हैं, जो सियासी कुछ फहम रखते हैं, फहम फरासत रखते हैं, वो इस शोबाजी को एक मिनट में पकड़ लेते हैं और वो उसको किसी भी तरह अप्रिशिएट नहीं करते। और यूथ तो सारे पीटीआई के साथ, और यूथ पहले से उसका एक नैरेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज आके मुस्लिम लीग के पास इस वक्त पब्लिक स्ट्रेंथ नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर एक और चीज़ है, हम अंग्रेजी में लफ्ज़ यूज़ करते हैं डेस्परेशन, यानी जब इंसान डेस्परेट होता है ना तो आप हर तरह की ऑप्शंस ट्राई करते हैं। कभी मरियम नवाज एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालती हैं कि जी ये हो जाएगा, इस तरह के अमेरिका को खुश करने वाले बयानात और अपने इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाले बयानात दिए जाते हैं। वही मरियम नवाज वही अगले दिन सोचती हैं कि अच्छा ये अगर दाव नहीं चला तो फिर एकदम मुफाहमत की बातें, जी हमें बोलने, हमें दबाया जा रहा है, हमें दीवार के साथ। मकसद ये हो रहा है कि एक ऐसी डेस्परेशन है, एक ऐसा जिसको कहते हैं विद इन पार्टी भी एक ऐसा माहौल चल रहा है जिसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं है किसी के पास भी। यानी खुद शहबाज शरीफ साहब के पास भी मैं समझता हूं कि क्लियर डायरेक्शन नहीं है और उसकी वजह यह है कि उनके हाथ और पांव बंधे हुए हैं नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ, और दूसरी जानिब उस बयानिए के साथ जो इमरान खान कह रहे हैं कि ये सिर्फ एनआरओ लेना चाह रहे हैं। अब दोनों बयानिए जो हैं वो शहबाज शरीफ को डायरेक्शन सेट करने के लिए नामुमकिन कर देते हैं हालात को। और जहां तक मरियम नवाज हैं या आप समझें कि उनका हम ख्याल ग्रुप है, वो ग्रुप जो है वो इस तरह है जैसे पानी में उबाल है। एकदम से जैसे ही मरियम कश्मीर जाती हैं तो सारे एक्टिव हो जाते हैं। वो लगता है जैसे जी शहबाज शरीफ साहब पीछे हट गए हैं पार्टी में, अब सारा कंट्रोल मरियम का हो गया। इलेक्शन का रिजल्ट, और शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़े जीरक सियासतदान हैं। उनको पता था कि कश्मीर में क्या हालत होनी है, तो वही है, मरियम ने कौन सी सियासत और उनको पता है कि कश्मीर में क्या हालत होनी है, वही हुआ। और खुद ब खुद शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ खुद पार्टी के अंदर स्ट्रांग हो गए बल्कि जो मरियम नवाज है उनकी ग्रिप बहुत कमज़ोर हो गई है विद इन पार्टी। तो मेरा ख्याल ये है कि एक आपस का मामला, ऊपर से अवाम की तरफ से गैर मकबूलियत और अवाम की तरफ से जो है वो उसको एक्सेप्ट ना करना, यानी कबूल ना करना, ये सारे फैक्टर्स इसी तरफ जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपने एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ रही है जिसमें टूट फूट भी होगी आइंदा इलेक्शंस में।
और उसके साथ साथ जहाँ तक हम कहते हैं पार्लिमानी सियासत, तो इनकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत महदूद हो जाएंगी। ठीक हो गया, यानी कि हम देख रहे हैं कि नून लीग कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बौखलाहट का शिकार है, कि जहां पे हमें मरियम नवाज जो है वो थोड़ी सी डाउन होती दिखाई देती है, वहां पर शहबाज शरीफ को भेज दिया जाता है कि अब आप जाके संभालें, शायद कोई पार्टी के हालात ठीक हो जाए। अब ये हालात आ चुके हैं नून लीग के। अगला पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या जो पेश आया 14 अगस्त को हमने देखा, जहां पर लड़की आयशा इकराम की अगर हम बात करें तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ इंतहाई गलत हुआ। दुनिया भर में उस वाक़े की वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान की बदनामी भी हुई। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे यकीनन उनमें से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, फिर शनाख्त परेड भी हुई। मीनवाइल हमने देखा नाजरीन के कुछ इस तरह की वीडियोस आना शुरू हो गई, जो कि हमने देखा कि आयशा के कैरेक्टर को लेकर लोगों ने उसके ऊपर बातें करना शुरू कर दी। उन वीडियोस में अक्सर हमने देखा कि या तो रैम्बो जो कि लड़का उनके साथ मौजूद होता था, टिकटॉक वीडियोस में रैम्बो उनके साथ होता था लड़की के साथ, या फिर कुछ और मर्द हजरात भी हमने देखे उन वीडियोस में जो उन्होंने टिकटॉक के लिए बनाई थी। ये सारी चीजें जो इस मामले को कंट्रोवर्शियल कर देती हैं। आज जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो इसी से रेलेवेंट है कि जब शनाख्त परेड होती है तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोगों की भी शनाख्त की जाती है आयशा की तरफ से जो पिछले 6 सालों से या 1 साल से जेलों में बंद थे, और उनको भी उन्होंने शनाख्त करी है। चलिए वो तो एक जस्टिफाइड हम उसको कर सकते हैं कि इतने बड़े मॉब में आपको पहचान नहीं आती है कि कौन था वहां पर जो आपको जो है वो इस तरह से आपके साथ गलत या नाजेबा हरकत कर रहा था। लेकिन जो मुल्क की बदनामी हुई है इस वक्त, उसके ऊपर भी आयशा के ऊपर कुछ सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि शायद ये सब कुछ प्लांटेड था। अगर इतना कुछ जो हो गया वो तो प्लांटेड नहीं हो सकता, लेकिन वहां पर जाना, मॉब को इकट्ठा करना और उसको इस तरह से शय देना जो है ये प्लांटेड था। हमारा जो सवाल है उसको लेकर वो यही है कि क्या मीनार पाकिस्तान वाले वाक़े में जो मुल्क की बदनामी हुई है उसमें आयशा और रैम्बो भी जिम्मेदार हैं? शुएब साहब देखें, इसमें सबसे पहले तो वो मॉब जिम्मेदार है, लेकिन मॉब को उकसाने का इल्जाम आयशा पे है। ऐसा है, मॉब को उस हरकत पे उकसाया था, ये मैं मानता हूँ। लेकिन क्या मैं अगर ऐसा काम होता देखूं तो ये मेरा कसूर नहीं है कि मैं जाके वही कुछ करूं, उसका हिस्सा बन जाऊं? बिल्कुल, गलती तो फिर मेरी भी है। ऑब्वियसली रिएक्शन में जो आता है, ये कत्ल का जवाब ये कभी नहीं बनता कि जी मैंने ये होते देखा तो मैंने कत्ल कर बिल्कुल दिया। ऐसे कत्ल करने का हक किसी को नहीं दिया जाता। लेकिन हम एक जिम्मेदारी कह रहे हैं कि उन पे भी आती है जिम्मेदारी। बिल्कुल आती है। आप अगर फ्लाइंग किस लोगों की तरफ उछालेंगे, गले मिलेंगे और सरेआम इकट्ठे होंगे, तो फिर लोग भी थोड़ा सा उस बारे में उस तरफ आते हैं। और जहाँ तक आपका वो जो सवाल है कि ये शनाख्त नहीं कर पाई और वो हुआ, एक बात याद रखिए, मॉब के अंदर शनाख्त करना बहुत मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। ये उस पर जिम्मेदारी क्यों डाली गई कि वो शनाख्त करे? जाहिर है उसको तो वो वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर गया जब ये कहा जाता था कि रेप कोई ऐसा होता देखे जैसे सुई धागे देखा तो उसकी मोतबर गवाही के ऊपर। एग्जैक्टली। अब वो जरूरत नहीं है। अपना DNA मशरकी साहब बैठे हैं, नहीं डीएनए वाला तो मसला ही नहीं है वहां पे। मशरकी साहब बैठे हैं, बरतानिया में 2 शहरों में आग लगती है, हंगामे होते हैं, स्टॉल लूटे जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, सब कुछ लूटा जाता है, अदालतें बैठती हैं, 24 घंटे के लिए काम करती हैं। किस बुनियाद पर सजा देती हैं? कैमरे पे। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली। वो कैमरे पे सजा थी। उन्होंने ये नहीं कहा आओ दुकानदार साहब, आओ तो मुलाजमीन हो, बताओ किसको शनाख्त किया था। वो शनाख्त नहीं मानी उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ कैमरा देखा कि कैमरा क्या दिखा रहा है, कौन है जो सामान उठा के भाग रहा है, कौन है जो पैसे गला तोड़ के लेके जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने उन सबको जेलों में डाल दिया। हम अजीब कौम है, 21वीं सदी में आ गए हैं। ये सारा इशू मोबाइल कैमरों और सीसीटीवी ने वहां से बताया कि ये कुछ हुआ था। सही। क्या हमने वहां पे उस आईसाइट की बुनियाद पर सजा देनी है उनको? मैं मानता हूं वो लड़की गलत है, लेकिन उस लड़की को ये कहना कि तुम ये 150 आदमी शनाख्त करो, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। वो शनाख्त नहीं कर सकती। शनाख्त सिर्फ चंद अफराद की कर सकती थी, वो उसने 6 अफराद को शनाख्त कर दिया। बिल्कुल सही। और अगर उसमें गलती हुई है तो वो लाजमी होगी, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि मैं शुएबुद्दीन वहां पे नजर आऊं और मेरी शक्ल कोई बंदा जेल में कह दो तो वो कह देगी ये तो वही है। बिल्कुल ऐसे। ये होता है। सही। लेकिन
मैं अभी भी कहूंगा हमारी अदालतों को आप इन कैमरों के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर जो चीजें नजर आती हैं, जी जी। आपने तो दूसरी की लड़की के साथ रिक्शे में जाते हुए वो हुआ था क्या, उस लड़की ने कोई बयान दिया? वो तो सामने नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही। वो आपने उस कैमरे की बुनियाद पे लोगों को पकड़ा जो मोबाइल जिन्होंने चलाया था। तो आप उस बुनियाद पे पकड़े, उस कैमरे की बुनियाद पे सजाएं दें। ठीक है। और जो लोग जिन्होंने ये वाकया किया है, ये बहुत ज्यादती है कि 98 अफराद को चूंकि वो शनाख्त नहीं कर सकती छोड़ दिया गया। ठीक है, बेगुनाह करार दे दिया गया। बिल्कुल सही। चाहे उन्होंने कुछ किया था या नहीं किया था, असल काम कैमरे का है। कैमरे की आंख जो दिखा रही है उसी को एतबार करना होगा। ठीक हो गया। फियाज साहब, बात हम वही करना चाहेंगे कि हम जो कुछ वहां पर आयशा के साथ हुआ उसको हम बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे, वो यकीनन बहुत गलत हुआ, लेकिन उससे पहले और उसके बाद की जो भी अगर हम देखते हैं कि आयशा की जो हरकतें थी या आयशा की जो वीडियोस थी या उसके जो बाद के बयानात हैं, उसको अगर देखते हुए हम ये पॉइंट रेज करें तो क्या आयशा और रैम्बो भी जिम्मेदार हैं उस वाकये के? शोएब साहब की बात से मैं आगे बढ़ाऊंगा कि कैमरे की आंख जो है वो दिखाती है जो नज़र आता है उसको। कैमरा अंदर की चीज़ों को नहीं देखता, फीलिंग्स को, नीयत को, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे मामलात को नहीं देखता, उनको भी देखना पड़ता है। ये जो आयशा है ना, इसके पास एक बंदा गया, मेरा जानने वाला है, उसने इंटरव्यू करने के लिए। अच्छा। उसने कहा आयशा आपको पता चला है कि जो वाक़या हुआ था उस पर हुकूमत ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है? कहती हाँ ये अच्छी बात है। तो फिर उसने कहा कि आपको पता है बहुत सारे बंदे पकड़ भी लिए गए हैं फौरी तौर पर, ऐसे कभी किसी केस में नहीं हुआ। तो उसने कहा हाँ ये भी अच्छी बात है। उसने कहा अच्छा तुम्हें पता है इस वाक़े से मुल्क की बदनामी कितनी हुई है? तो उसने कहा हाँ ये भी अच्छी बात है। मतलब लेवल तो उसका ये है, ये भी अच्छी बात है, ये लेवल है। और जो रैम्बो आप बता रही हैं, जिस तरह वो लेकर इतनी पब्लिक में इतना अहम दिन और खलकत भी बहुत ज़्यादा थी, और जिस तरह वो कर रहा था, रैम्बो उसको बाजू में उठाकर मूव कर रहा था और जो वो हरकतें कर रहा था बड़ा नेचुरल था। अब तो पता है कि मोबाइल पे कोई मशरकी साहब को पता है, मोबाइल पे एक चीज़ देख रहा हो तो 10 बंदे आकर साथ जोड़ देते हैं, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो। और वो उस दिन जो जहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद थे, एक रश जमे गफ़ीर था और बेशुमार चीज़ें उस वक्त हो गई, तेज़ी से हो गई, तो बहुत सारे लोगों से ज़्यादती हुई, इतने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए और वहाँ पे जो अफसर थे सारे वो भी बेचारे सस्पेंड हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि अब जब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं और हो चुकी हैं, शनाख्त पेड भी मुकम्मल हो चुकी है तकरीबन, और अच्छी बात है कि पुलिस ने बहुत तेज़ी से इस केस को निपटाया है, अपने फाइनल मरहल में पहुँचाया है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इनको भी बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ना चाहिए कि जनाब आप ये नहीं कह सकते आपने एक छोटे से कोने को आग लगाई थी तो आग, हमने तो कहा पूरी बिल्डिंग जल जाए। सही। इसको भी पकड़ना चाहिए, पूछना चाहिए। और रैम्बो को ख़ास तौर पर कि तुम एक लड़की को, खातून को उठाकर और इस तरह का लिबास और इस तरह का मेकअप के साथ उसको मूव कर रहे हो, तो क्या समझते हो लोग तुम्हें देखकर आपको एक निकलने का रास्ता भी प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर मॉब में चले जाते हो कि कोई वीडियो मिल जाए, कोई चीज मिल जाए। स्पेशल तैयार होकर आए थे, लोगों को बुलाया था, अपने चाहने वालों को बुलाया था। तो जब बंदा तैयार होकर जाए और चाहने वालों को बुलाए तो फिर चाहने वालों से कुछ भी तो की जा सकती है कि नो डाउट ये बुरा वाक़या हुआ है, मुल्क की बदनामी भी हुई है और नहीं होना चाहिए, किसी भी मुआशरे में नहीं होना चाहिए, और लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए जिन्होंने एक चीज़ से आगे बढ़े हैं। लेकिन इन दोनों को भी, आपका सवाल बिल्कुल सही है और मैं इसके साथ एग्री हूँ कि इन दोनों की भी पकड़ होनी चाहिए ताकि आइंदा किसी को जरूरत ना हो कोई इस तरह की हरकत करे और ना किसी को मौका फराहम करे। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे मशरकी साहब आप? असमेरा, मैं ये कहूँगा कि शोएब साहब ने और फयाज साहब ने ना बड़ा मुफस्सल अंदाज में ना इस मामले को बड़े अच्छे अंदाज से, इसको अच्छे पहलू से देखा है। उसमें सिर्फ दो चीज़ें मैं इसमें इजाफा करना चाहूँगा। एक तो बात ये है कि पाकिस्तान का ये जो वाक़या है ना, ये हमारे मुआशी और माशरती गिरावट का सबूत है। हम जो होते हैं ना सोशली, हम बड़े जिसको कहते हैं ना इन्हितात और गिरावट का शिकार हो गए। हमें ये नहीं समझ आई कि यार ठीक है, मैं जो रैम्बो है और वो जो ख़ातून हैं उनका जो टिकटॉक की वीडियोस और उनका एक सीक्वेंस और उनका एक सेलिब्रिटी बनकर लोगों को बुलाना, दावत देना जो है ना, वो भी बराबर का जुर्म है, वो मैं समझता हूँ और उसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। इस्लामी मुआशरे के अंदर भी दुनिया के नॉर्मल जो मगरबी कवानीन है उसके तहत भी उसने जुर्म किया, मैं आपको बताऊँ। दूसरे एंड के ऊपर जो शोएब साहब बात कर रहे हैं कि हमारी अदालतें इन कैमरा के ऊपर जो है वो सज़ाएँ दें, तो मसला ये है कि मेरी एक जज साहब, मैं जस्टिस साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी देखें
अदालिया का काम है कि जो कवानीन मुकन्ना यानी पार्लियामेंट बनाएगी हमने उनके मुताबिक फैसला देना ऐसा ही है। है। हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं अभी तक एविडेंस के हवाले से, एविडेंस के हवाले से अभी भी हम सीडी Obviously. की एविडेंस नहीं मान सकते, अभी भी हम मेमोरी कार्ड पे आई हुई जो डिटेल है उसकी एविडेंस नहीं मान सकते, वीडियोस की एविडेंस नहीं मान सकते। तो ये हुकूमतों का और जो है उनका काम है, अपोजिशन का, सियासतदानों का, कि वो कवानीन ऐसे बनाएं। ठीक। देखें आप, जब हमारे मुल्क में जब रेप के और दूसरे वाक़यात होते हैं तो हुकूमत पर दबाव बढ़ता है कि जी सज़ाएं बढ़ाई जाएं। तो ये मकनन्ना यानी पार्लियामेंट का काम है कि वो कवानीन बेहतर बनाए, और इसी तरह अवाम की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के टिकटॉकर्स और इस तरह के जो ओछे हथकंडों से पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश की जा रही है उसकी हौसला शिकनी करें। बिल्कुल। और माँ बाप की काम है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें कि अगर उनको इस तरह का कोई मौका नज़र भी आए तो वो अपनी शराफत का सबूत दें और उसमें कोई हद क्रॉस ना करें। लेकिन मैं फयाज साहब की बात से एग्री करता हूँ कि रैम्बो और जो वो लड़की हैं आयशा अकरम, दोनों को मेरा ख्याल है कि इस पर जवाबदेह होना चाहिए। बिल्कुल सही है। एक छोटा सा लफ्ज़, अभी उन्होंने कहा कि जजेस ये कहते हैं कि फैसले नहीं हैं। मुझे ये बताएं ये किस जज के पास इख्तियार था कि जुमे के दिन वो बुलाए, केस सुने, केस लगाए और उसी दिन शाम तक वो सारे फैसले भी सुना कर दे। दे, बिल्कुल। ये जब चाहें अपनी मर्जी से जो मर्जी कर ले, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जब चाहें अपनी मर्जी से सोयो मोटो फायजी बाकी जो है वो और उस कोई हिसाब से पूछने चले, वाला बाकी ना कानून हो। के हिसाब ये से जजों चले। की मर्जी है बस। चाहे तो जज होते हैं ना। बिल्कुल सही है। अगर इस पॉइंट को हम क्लोज करना चाहें तो वो यही है कि अगर आप पहले से किसी को टिकटॉक वीडियो बना के बुलाती हैं कि आप वहां पर आए, हम वीडियोस बनाएंगे, और फिर जब आपको लगता है कि वहां पर मॉब बहुत ज्यादा हो गया और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आपको एक एग्जिट का रास्ता भी मिल रहा है, आप फिर भी एग्जिट नहीं करती, आप फिर भी चाहती हैं कि आपको कोई ना कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जो आपको मशहूर कर दे, जो वायरल हो जाए, तो फिर कसूरवार आप भी हैं। दो के वहां पर जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन आपको भी ख्याल करना चाहिए था कि आप खातून हैं और ये मॉब है और ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो इस तरह के वाकयात ही पेश आते हैं। बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का। सैयद शहबुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया आपका डिस्कशन के लिए, फैज बड़ाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हामिद खान अल-मशरिकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।